दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज आप लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में साइंस का 13 चैप्टर, जिसका टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फॉल इल। हम लोग बीमार क्यों होते हैं? हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित जरूर रहे हैं, चाहे वह बड़े स्तर की रही हो, चाहे छोटे स्तर की रही हो। जैसे जुकाम खांसी भी हो सकता है। बड़ी बीमारियां और भी हैं, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, अपना चैप्टर है कि हम बीमार क्यों होते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आज हम लोग लेंगे और विस्तृत रूप से इस चैप्टर को समझेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना 13 चैप्टर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्रियाकलाप 13.1 से देखिए क्या है। हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भाग को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना है। आप यह कल्पना करें कि इनकी जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि ये हमारे आसपास घटित हों तो इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा दूसरी स्थिति में आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हम इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। अर्थात इन अवधारणाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की मौलिक इकाई है। कोशिका की दोस्तों खोज कब हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका शरीर की संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि से बनी होती हैं। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कोशिका किसकी बनी होती? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि से बनी होती हैं। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसमें अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे हृदय धड़कता है। हृदय क्या है? अपना दिल है, कंटिन्यू धड़कता रहता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार यह धड़कता है। फेफड़े सांस लेते हैं। बिल्कुल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता रहता है। मस्तिष्क सोचता रहता है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। उदाहरणतः यदि वृक्क में निस्यंदन ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिकाओं तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर को समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम
स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। अर्थात व्यक्ति की हेल्थ कैसी होती है, विभिन्न प्रकार की डिजीज कैसी होती हैं, इनके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, जो 13.1 में दिया गया है, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। क्या दोस्तों देखना है? स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग भी हम प्रायः करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिवृद्धि स्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? यदि हम इस विषय पर चर्चा करें तो हमें बोध होगा कि इनका अर्थ अच्छा रहने से है। इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा आस पड़ोस में जाना जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। अगर दादी हेल्दी होंगी, वेल मेंटेन होंगी, तो कहीं आ जा सकती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनको चलने फिरने में, इधर उधर आने जाने में दिक्कत होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि हेल्थ किसे कहते हैं। जो पूर्णतः स्वस्थ हो, चल फिर सके, समाज में अपने आप को सेट कर सके और अपनी विचारधारा प्रेजेंट कर सके, सोच समझ सके, कायदे से अपने दैनिक रूप के कार्यों को कर सके, वही स्वस्थ कहलाएगा, अर्थात उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी आवृत्ति ठीक है, और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं। क्या देखेंगे? व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, कौन कौन सी? एक व्यक्तिगत और सामुदायिक, दोनों जो समस्याएं होती हैं हेल्थ को अफेक्टेड करती हैं। देखिए, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन और क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। उदाहरण, चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। मानव समाज में रहता है, अतः हमारी सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गांवों, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा ना करें तो क्या होगा? दोस्तों, वो कचरा सड़ेगा, क्या होगा? डिकम्पोज होगा, गंदगी फैलेगी, विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलेंगी, विभिन्न प्रकार की जो वायरस होंगे, ठीक है, जीवाणु वगैरह होंगे, वो सब निकलेंगे, जिससे ये तय है कि मनुष्य जाति के स्वास्थ्य पर एक घातक प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर सोचिए कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा ना करें तो क्या होगा? सोचिए, यदि नालियां, दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 5 FS। 5 FS क्या है? देखिए, तरल पदार्थ जिसको फ्लूइड कहते हैं, जल स्रोत को सुरक्षित करें, जल का उपचार व संचय सावधानी से करें। अर्थात दोस्तों, जो पीने योग्य पानी है उसको बर्बाद ना करें, और जो भी पानी हो उसे गड्ढे वगैरह में एकत्रित ना करें बरसात के दिनों में, ताकि मच्छर वगैरह ना ही उत्पन्न हो। और दूसरा देखिए, हाथ व उंगलियां, फिंगर्स जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, खाना बनाने
या खाने से पूर्व हाथ धोएं। बिल्कुल दोस्तों, हैंड वॉश के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि खाना खाने के पहले ज़रूर आप साबुन से हाथ धों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हाथों और अंगुलियों के बीच में हो जाते हैं या लग जाते हैं, जो खाने के माध्यम से मुख के द्वारा अपने अंदर चले जाते हैं और विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। मल त्याग के बाद हाथ धोना अर्थात दोस्तों, जब फ्रेश होने जाएं, वॉशरूम जाएं, टॉयलेट जाएं, उसके बाद साबुन से जरूर हाथ धोएं। और मच्छियों व कीड़ों, जिसको कि क्या बोलते हैं, फ्लाइज बोलते हैं, खाद्य को ढककर रखें। देखो, मक्खी की एक विशेषता होती है कि ये गंदगी वाली एरिया में खूब दबा के घूमती है, दबा के घूमेगी, उसके ऊपर गंदगी के ऊपर बैठेगी। फिर आप जो भोजन ग्रहण करते हैं या जो भोज्य पदार्थ आपने रखे हैं, स्पेशली बरसात के दिनों में कोई मीठी चीज़ हो या कोई फ्रूट्स कटा हुआ हो, स्पेशली मैंगो हो, तो उस पर आकर ये मक्खी बैठ जाएगी। जब ये मक्खी बैठ जाएगी तो मक्खी के पैरों में जो वायरस लग गए थे, बैक्टीरिया लग गए थे गंदगी से, वह भोज्य पदार्थ पर आ जाएंगे। और वही भोज्य पदार्थ जब आप ग्रहण करेंगे तो वह क्या होगा, आपके पेट के अंदर चले जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। किसमें दोस्तों? इसमें। ये देखिए, मक्खियों व कीड़े। अब देखेंगे खेत व मैदान, जिसको फील्ड्स कहते हैं। उपयोग करने के पूर्व सब्जियों व फल को साफ करें, खुले में मल त्याग ना करें। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी आप फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, फल हो, सब्जियां हो, जो भी आप मार्केट से लाएं, इनको धुलें और फिर इसके बाद इनको आप खाएं या इनका सेवन करें। और खुले मल त्याग, जैसा कि भारत सरकार ने लगभग सभी को सुलभ शौचालय मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं, अर्थात निःशुल्क सभी को उपलब्ध कराए हैं। तो ये इस दौरान सिस्टम भी चला है 2014 से लेकर 19 तक ओडीएफ का, जिसके अंतर्गत गांवों में, शहरों में, कस्बों में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच क्रिया नहीं करेगा, अर्थात जो सरकार ने शौचालय उपलब्ध कराए हैं वही उनका उपयोग करेंगे। तो ये रही खेत की बात। अब हम लोग देखेंगे फ्लड्स, जिसको बाढ़ कहते हैं, जिससे पूरा उत्तर भारत ग्रसित रहता है। रहता कि नहीं रहता? स्पेशली आप देखना चाहो तो उत्तर भारत में आप बिहार का क्षेत्र ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो कोसी नदी है उससे प्रभावित रहता है। इधर आप उत्तर उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हैं, उत्तरी भाग, ये भी बाढ़ से ग्रसित रहता है। उचित जल निकासी व्यवस्था, देखिए बाढ़ आती है तो उसके साथ सिर्फ पानी आए तो चले, बट लेकिन विभिन्न प्रकार की गंदगी भी आती है। कैसी गंदगी आती है? देखिए, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है और कुछ जानवरों की डेथ हो जाती है। तो जब पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है, वही कचरा धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब वो सड़ेगा तो जल प्रदूषण तो हो रहा है, साथ में वायु प्रदूषण भी होगा, थल प्रदूषण भी होगा, सभी प्रकार के प्रदूषण होंगे, जिससे आसपास जितने लोग निवास करेंगे उनका स्वास्थ्य खराब होना तय हो जाएगा। इसलिए बाढ़ वाले पानी को सुरक्षित नहीं करना चाहिए, गंदे पानी को कभी भी सुरक्षित या स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बचाव थे, इनको दोस्तों पढ़ें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अर्थात इनको अपनी ज़िंदगी में उतारें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्रियाकलाप। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी प्राणी पृथ्वी पर दोस्तों जीवित हैं, सभी को जीवित रहने के लिए, अपने दैनिक रूप से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो, तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को
कैसे प्रभावित करती हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में अंतर। यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द डिस प्लस बेस अर्थात स्वयं को परिभाषित करता है बाधित आराम। डिस प्लस बेस को क्या कहते हैं? डिस प्लस बेस को कहते हैं बाधित आराम। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है, हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब में असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जानें। हम बिना कारण जाने ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति प्रावाहिका से ग्रसित है। प्रावाहिका से क्या ग्रस्त है? ग्रसित है। क्या है? ग्रस्त है, अर्थात उसे यह डिजीज है। हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टता पूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं, और रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रोग तथा इसके कारण, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। आओ रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले ये कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता चलता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमने छठे अध्याय में पढ़ा है। किसमें? 6 चैप्टर में मैंने पढ़ा है साइंस के, और मैंने दोस्तों आपको बताया भी है कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। और अर और क्या होता है? संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में अमाशय तथा आंत्र होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिरदर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिरदर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मस्तिष्क का वर्णशोथ, जिसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं, होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकता है। हम लोग पढ़ेंगे तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग या बीमारी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या है, ये रहा, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी, जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। अन्य ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत तक रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं।
इसका एक उदाहरण क्या होता है? एलिफेंटाइसिस। क्या होता है? एलिफेंटाइसिस, जिसको कि पील पाँव या हाथी पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील पाँव या हाथी पाँव भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है? व्यक्ति का पैर हाथी के पैर जैसा सूज जाता, वैसी स्वेलिंग आ जाता। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में ही बहुत आम है, अर्थात लगभग सभी लोगों को वहाँ औसतन होता है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप। 13.4 निम्न का पता करने के लिए अपने आस पड़ोस का पर्यावलोकन करें। पिछले 3 महीनों में कितने लोगों को तीव्र रोगों से ग्रसित हुए हैं? ठीक है दोस्तों। और पिछले 3 महीनों में कितने लोग दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हुए? आपके पड़ोस में कुल कितने लोग दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं? अब देखेंगे दोस्तों, दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता है, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण जैसे देखना चाहें, खांसी जुकाम के विषय में सोचो तो हम सभी को प्रायः होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाएं, तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है और हर समय थकान महसूस करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अर्थात हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि रोग के कारक। क्या है? देखिए, रोग के कारक के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। रोग के क्या कारण हैं? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ एक उदाहरण लें। यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रसित है, जिसको कि लूज मोशंस कहते हैं, डिसेंट्री भी इसको कहते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि संक्रमण कहाँ से आता है? मान लो कि हमें पता लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे को नहीं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ है कि जब ये बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ स्वस्थ क्यों नहीं है? जो बच्चा है वह हेल्दी क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो और वह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो। अतः पर्याप्त पोषण का ना होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता है? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हों। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल आनुवंशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है, वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण है। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण भी होते हैं।
आइए दोस्तों, अब पढ़ेंगे संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। देखो दोस्तों, क्या देखना है हम लोगों को? थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं। संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। हमने देखा कि जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचें तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। रोग के तात्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझ लें इसकी यहाँ से। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं। उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं वे समुदाय में फैल सकते हैं। यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। जैसे कैंसर आनुवंशिक असमानता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन के कारण होता है। देखिए, जब वेट अधिक होगा तो बीपी क्या होगा? हाई होने की संभावना रहेगी, तथा व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, आप ऐसे ही अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं हैं। रोगों के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इनके तात्कालिक कारण संक्रामक हैं अथवा असंक्रामक हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे संक्रामक रोग और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संक्रामक कारक, अर्थात कारण क्या होते हैं कि ये संक्रामक रोग होते हैं। हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ समान गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ एक कोशिक जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं। चित्र 13.1 अभी आपको दिखाएंगे। कुछ रोग बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी होते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है कि वायरस से होने वाले रोग, वायरस अर्थात विषाणु इसको हिंदी में कहते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले वायरस से होने वाले रोग, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। अब बात की जाए कि बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, टाइफाइड का बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स। वायरस से क्या हुआ था? खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। और टाइफाइड बुखार जैसे हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये बैक्टीरिया से होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। देखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, चलिए दोस्तों अंडरलाइन कर देते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार नामक रोग होते हैं। हम आंत्रकृमि संक्रमण से परिचित हैं। इसी प्रकार फील पाँव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि। उदाहरण
सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं। बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए वायरस के बारे में तो आप बता सकते हो कि जो वायरस होते हैं परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से। आइए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं चित्र। चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। 13.1 संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए चित्र में सफेद देखा गया 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है। ये देखिए दोस्तों, चित्र आप लोग देख पा रहे हो। ये 500 नैनोमीटर लिखा हुआ, ये एरो के माध्यम से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम चित्र देखेंगे 13.1 बी। ये क्या दिया गया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक होता है। मुहासे क्या है? लगभग सभी लोगों में निकलते हैं। तो किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई के कारण होता है। ये देखो दोस्तों, रहा, आप लोग देख पा रहे हो। आइए 13 का सी देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा, ये निंद्रालु व्याधि का कारक है, अर्थात ट्रिपैनोसोमा के माध्यम से ही नींद दबाकर आती है। देखिए दोस्तों, ये दिया गया ट्रिपैनोसोमा इस आकृति का होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 13.1 डी लेशमानिया। लेशमानिया काला ज्वार व्याधि की कारक प्रोटोजोआ। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया। लेशमानिया देखिए डिजीज के बारे में ये दिया गया है दोस्तों। ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया गया है? ये 13.1 ई दिया गया गोलक्रम एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस, छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक एस गोलक्रम के जैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, इसी को कहते हैं कि मिट्टी ना खाओ नहीं तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो ये पेट का कीड़ा होता है, इसको गोलक्रम भी कहते हैं। देखिए, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होगी। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, ये उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। वे सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन देखिए कौन कौन से, आइए समझते हैं, थोड़ा सा आराम से दोस्तों समझते हैं इस चीज को। कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, देखिए कौन कौन से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीशीज को। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुखाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती है। तभी कहा जाता है दोस्तों, जब जुकाम वगैरह हो तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रोग फैलने के साधन, अर्थात ये जो रोग होते हैं ये फैलते कैसे हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्म जीवी, क्या दोस्तों, बहुत से सूक्ष्म जीवी कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं।
ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है। उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं, जैसा कि चित्र अभी आपको 13.2 में हम दिखाएंगे। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति, अब देखेंगे चित्र, देखिए 13.2, वायु रोगों का संक्रमण रोगी के पास खड़े व्यक्ति को होने की अधिक संभावना होती है। ये देखिए, इसने छींका या खांसा तो रोगी की छींक से निकली सूक्ष्म बूंदों का कण, बड़ी बूंद कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाती 2 मीटर तक, और ये देखिए छोटी वाली ये होती 4 मीटर तक। तो देखिए श्वास द्वारा ये बूंदक क्या होता है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण खांसी जुकाम, कोरोना वायरस रोग, निमोनिया तथा क्षय रोग है। देखिए यहाँ से देखिए, खांसी जुकाम, कोरोना वायरस, कोविड-19 या निमोनिया तथा क्षय रोग है। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग यथा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंद के वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रभावित होती रहती हैं। लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स, क्या दोस्तों, एड्स जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाएंगे। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना अथवा गले मिलना अथवा खेल कूद जैसे कुश्ती अथवा कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह नहीं फैलते। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं, अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें रोगवाहक या इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाते हैं। चित्र 13.13 में देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चित्र देख रहे होंगे आप लोग। 13.3 रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। मच्छर रेबीज कुत्ते से होता है। कीट पतंग मच्छर भोजन द्वारा, देखिए संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति। परोक्ष संपर्क चाय कॉफी के माध्यम से। वायु संपर्क छींकने से खांसने से। व्यक्तिगत संपर्क की बात करें तो किसिंग वगैरह से, चुंबन से ये रोग होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो जब भी किसी से रिलेशन बनाए तो पूरी जागरूकता के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ ही बनाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। क्या है दोस्तों? अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ये कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं, अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं? सूक्ष्म जीव के विभिन्न
स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया से ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो ये आहार नाल में रहेंगे। जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया अथवा ये यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। एचआईवी वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे यकृत में जाते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण क्या होंगे? तब लक्षण खांसी तथा कम सांस आना होंगे, कम सांस आने आती होगी। अर्थात यदि यकृत पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। देखो यकृत, यहाँ पे थोड़ा तो आप समझ लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यकृत आक्रमण होगा तो पीलिया होगी, ठीक है। फेफड़ों पर होगी तो क्या होगी? यदि मस्तिष्क पर आक्रमण है तो क्या होगा? सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना अथवा बेहोशी आदि चीजें आना। यदि हम ये जानते हो कि कौन सी ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है और उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुभव लगा सकते हैं। अर्थात क्या उसमें संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते। उदाहरण एचआईवी संक्रमण में क्या होता? वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार एचआईवी एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है। अंततः ये अन्य संक्रमण ही एचआईवी एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम अगले अध्याय में या अंत में दोस्तों इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, लास्ट में। देखिए उपचार के नियम अर्थात ट्रीटमेंट्स रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स या उपचार के नियम। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण, जिसको कि इंग्लिश में सिम्टम्स कहते हैं, कम हो जाते हैं।
लक्षण प्रायः शोथ जिनको इन्फ्लेमेशन कहते हैं के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम बुखार, देखिए उदाहरण यहाँ से देख सकते हो आप लोग क्या क्या है। बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होती है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हों। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सकें। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि की बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि। क्या दोस्तों? एचआईवी। अब देखिए निवारण के सिद्धांत। दोस्तों क्या पढ़ना है? निवारण के सिद्धांत पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय लग जाता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए, इससे उपरोक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधियां हैं, एक सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहें। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता से होगी वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों पर रहें और भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। जलोढ़ जो कि जल द्वारा फैलता है। सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिएं। इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात संक्रामक संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्रायः हम
प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हम रोग नहीं होगा क्या? तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्ध कराना, अर्थात संतुलित भोजन ही उपलब्ध कराना। इसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें प्रोटीन भी हो, खनिज लवण भी हो, और क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और वसा भी होना चाहिए। अर्थात इतना भोजन होना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर को यह ऊर्जा प्रदान कर सके। इसी को संतुलित आहार, इंग्लिश में बैलेंस डाइट भी कहते हैं। ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां हैं। विशिष्ट विधियां क्या हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित हैं जो प्राय रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। आइए बिल्कुल दोस्तों देखते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। इसीलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करती है? रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचे हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते हैं, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकता है। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। देखिए, कुछ बीमारियां जैसे टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके आज के युग में अवेलेबल हैं। ये बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हों। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है, ये पानी द्वारा संचारित होते हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका है। इन परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे?
आइए दोस्तों, पढ़ेंगे आपने अब तक क्या सीखा, पूरे चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र तथा दीर्घकालिक दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रोग के कारक संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग से हो सकते हैं। ये एक कोशिक, सूक्ष्मजीव अथवा बहुकोशिक हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है। संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो सके। क्या हो सके दोस्तों? उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक इसको पढ़ा है कि संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो सके। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बेहद पसंद आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट, टेट के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी मेंस के लिए, इवन जितने ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।